नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनवीरा प्लेटफॉर्म पर सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास जो भारतीय इतिहास के मिड लेवल यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसके अंदर कितने वंश हमें पढ़ने को मिलते हैं, साथ ही इस जो वंश देखने को मिलते हैं इनके प्रमुख शासक कौन कौन से देखने को मिलते हैं और शासकों की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी है वो हमें क्या क्या मिलती है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर सल्तनत काल एक परिचय के अंदर सल्तनत काल के 5 वंश और उनके प्रमुख शासकों के कार्यकाल सहित हमने जानकारी ले ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सल्तनत काल का पहला वंश जिसका नाम गुलाम या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। अब गुलाम वंश जो है इसके अंदर प्रमुख जो शासक हुए थे उनकी ऐतिहासिक जानकारी की भी हम बात करेंगे। साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण शासक बताए जाते हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक बताया जाता है, इल्तुतमिश बताया जाता है, रजिया सुल्तान बताई जाती है और एक और अन्य अंतिम शासक बताया जाता है जो प्रभावशाली बताया जाता है जिसका नाम बलबन, गयासुद्दीन बलबन के बारे में भी हम ऐतिहासिक जानकारी लेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले इसके अंदर सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश के संस्थापक जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की ऐतिहासिक जानकारी लेंगे, साथ ही हम जानकारी लेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं यहाँ शासक बनने से पहले वह किसका दास हुआ करता था, उसे कौन कौन सी उपाधियां अंगीकार की हैं, कौन सी उपाधि अंगीकार नहीं की हैं, उसके गुरु का क्या नाम बताया जाता है और स्थापत्य के क्षेत्र में उसके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया गया था उसकी भी हम महत्वपूर्ण जानकारी जरूर लेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं हम सल्तनत काल का पहला वंश गुलाम वंश। सल्तनत काल जिसका टोटल समय हमें देखने को मिलता है 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी, 1206 ईस्वी से लगाकर 1526 ईस्वी का इसका टोटल समय हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर हम सर्वप्रथम बात करने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश का कार्यकाल हम देख लेते हैं। तो गुलाम वंश का कार्यकाल जो देखने को मिलता है साथियों, यह 1206 से लगाकर 1290 ईस्वी के दरमियान बताया जाता है। और आज की जो क्लास है इसके अंदर गुलाम वंश पार्ट फर्स्ट, जिसमें गुलाम वंश के प्रमुख शासकों की ऐतिहासिक जानकारी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यह जो गुलाम हम वंश पढ़ रहे हैं इसका और अन्य नाम कौन कौन से निकलकर सामने आते हैं, तो गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब मामलुक का अर्थ भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। मामलुक का अर्थ जो है किस इतिहासकार ने बताया था और ये इसका अर्थ होता क्या है इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो सुनिए आप, मामलुक का अर्थ होता है, मामलुक का जो अर्थ बताया है इतिहासकार हबीबुल्लाह के अनुसार, इतिहासकार हबीबुल्लाह हुए थे जिन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर मामलुक वंश की जानकारी दी है। तो मामलुक वंश का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास को मामलुक कहा जाता है। गुलाम को क्या कहा जाता है? मामलुक के नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये भी जानकारी ले लेते हैं कि गुलाम या मामलुक जो वंश हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें और अन्य कौन कौन से वंश किस वंश से संबंधित बताए जाते हैं, इनके बारे में भी हम संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो गुलाम वंश के अंदर सर्वप्रथम जो वंश हमें देखने को मिलता है इसका नाम कुतुबी वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुबी वंश और इसके अलावा शमसी वंश और इसके अलावा एक और वंश देखने को मिलता है जिसे बलबनी वंश के नाम से जाना जाता है। और इनसे सवाल कैसे निकलने वाले अमुक गुलाम वंश का एक शासक किस वंश से बताया जाता है, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं। तो सुनिए आप, बात कर लेते हैं कुतुबी वंश जो है इसके कौन कौन से शासक हुए थे गुलाम वंश के नजरिए से। तो कुतुबी वंश के प्रमुख शासक जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का और दूसरा जो शासक का नाम आता है वो आता है आराम शाह का। तो दो शासकों के नाम आगे जो कुतुबी वंश को कुतुबी वंश के बताए जाते हैं। इसके अलावा जो और एक वंश देखने को मिलता है इसका नाम है शमसी वंश। शमसी वंश के प्रमुख शासक, इनमें सर्वप्रथम नाम आता है इल्तुतमिश का, उसके बाद में नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद में रजिया सुल्तान और उसके बाद में बहराम शाह, बहराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में नसरुद्दीन मसूद शाह। जो हैं ये 5 से 6 शासकों के नाम जो आपके शमसी वंश को
शमसी वंश के शासक बताए जाते हैं। अन्य और एक वंश गुलाम वंश के अंदर देखने को मिलता है जिसका नाम बलबनी वंश। अब बलबनी वंश के कितने शासक? 3 शासक हुए थे। इनमें सबसे विख्यात शासक हुआ था गयासुद्दीन बलबन, और उसके बाद में केकूबाद, और गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछ ले आपसे तो नाम बताया जाता है क्योमर्स। कोमार्स भी इसका नाम बताया जाता है। तो इनके बारे में जानकारी ले ली लेकिन इस वंश का जो इसका टाइटल बताया जाता है, गुलाम बताया जाता है, ये क्यों बताया जाता है? तो सुनिए आप, इस टोटल ऑल ओवर जो ये शासक बताया जाता है गुलाम वंश के, इनमें कितने शासक गुलाम रहे थे, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो सुनिए आप, गुलामों की अगर दृष्टि से देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद में इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद में गयासुद्दीन बलबन, इन्हें दास वंश का भी बताया जाता है। तो शुरू करने जा रहे हैं हम गुलाम वंश की ऐतिहासिक जानकारी। लेकिन गुलाम वंश में कितने शासक हुए थे ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो सुनिए आप, गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, जिनमें दास जो 3 शासक बताए जाते हैं वो दास शासक बताए जाते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बायोग्राफी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस जाति का बताया जाता है, किस वंश का बताया जाता है, इसकी जन्मभूमि कहाँ बताई जाती है, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, और उपाधियां कौन कौन सी अंगीकार की थी इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो सुनिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनके माता पिता का जिक्र कोई भी इतिहासकार के द्वारा सटीक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने के बाद में इनका कार्यकाल जो देखने को मिलता है वह 1206 ईस्वी से लगाकर 1210 ईस्वी बताया जाता है। बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की जाति का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जाति जो बताई जाती है वो जाति बताई जाती है तुर्क। मैंने पहले इसका वर्णन किया था। तुर्क जो देश है, तुर्किस्तान, जिसके घोड़े बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बताए जाते हैं। अगर बात कर ले वंश की तो कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश का नाम बताया जाता है कुतुबी वंश। तो नाम तो इसका कुतुबुद्दीन है, लेकिन साथ में ऐबक क्यों जुड़ा है? तो सुनिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक अंगुली जो है ये टूटी हुई होने के कारण इसे ऐबक कहा जाता है। बात कर लेते हैं जन्मभूमि की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो जन्म स्थली बताई जाती है वह तुर्किस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य अभिषेक कब हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। राज्य अभिषेक से पहले की जो घटना है उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो सुनिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह किस हालत में किसके द्वारा खरीदा गया, उसके बाद में किस शासक ने इसको खरीदा और किस पद पर इसे आसीन किया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सुनिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको सर्वप्रथम निशापुर बाजार से काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी, नाम लंबा है लेकिन जरूर याद रखना है अपने को, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी के द्वारा इसे निशापुर के बाजार से खरीदा गया था। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुरान का उच्चारण बहुत ही लहजे से ढंग से करता था। कुरान जो बताई जाती है ये पूरी कुतुबुद्दीन ऐबक को कंठस्थ बताई जाती है। बाजार के अंदर खड़ा होकर कुरान की आयतें पढ़कर जब आयतें पढ़ रहा था तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी के द्वारा इसके ऊपर इसका ध्यान गया और इस बालक को कोफी ने खरीद लिया। खरीद कर इस बालक को धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा से पारंगत किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ रहे हैं शुरुआती जानकारी। सुनिए आप, कुफी ने इन्हें धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा से पारंगत किया। लेकिन और बता देता हूं कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम पूछ लिया जाए, अन्य नाम पूछ लिया जाए, तो कुरान का उच्चारण सटीक तरीके से करने के कारण इन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान जरूर रखना साथियों, का सवाल यही से निकल कर सामने आते हैं। कुरान खां इसका और एक नाम देखने को मिलता है। तो उस बालक को खरीदा गया। धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या और घुड़सवार विद्या से उसे पारंगत जब किया गया कुफी के द्वारा, तो उसके बाद में ऐबक को मोहम्मद घोरी ने खरीद लिया और खरीद कर इसे अमीर ए आखुर पद पर आसीन कर दिया। अमीर ए आखुर पद जो होता है ये घोड़ों की निगरानी करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता है इसे अमीर ए आखुर के नाम से जाना जाता है। तो घोड़ों की निगरानी रखने वाला प्रमुख पद दे दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब हम बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की और जानकारी। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास हुआ था, गुलाम हुआ था,
शासक बनने के बाद में भी इसने अपने गुलाम होने की मर्यादा को नहीं छोड़ा और सुल्तान पद को इसने अंगीकार नहीं किया। सुल्तान की जो उपाधि है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अंगीकार नहीं की। तो और कौन कौन सी उपाधियां अंगीकार की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो पहली इनकी उपाधि बताई जाती है मलिक। क्या बताई जाती हैं? मलिक बताई जाती हैं। इनकी दूसरी उपाधि बताई जाती है सिपह सालार। मलिक और सिपह सालार नामक दो उपाधियां, नाम मात्र की उपाधियां ऐबक ने धारण की। और अन्य इतिहासकारों ने इनको और कौन कौन से नाम दिए हैं तो सुनिए। इतिहासकारों के द्वारा इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, अर्थात अपनी दानशीलता के कारण, प्रसिद्ध होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। और एक और नाम पड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इन्हें पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये ऐतिहासिक जानकारी कई सारी किताबें अपने से मशरूक रखती हैं। तो सुनिए आप, पील बख्श का अर्थ क्या होता है? तो हाथियों का दान करने वाला। हाथियों का दान करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, हमने इनकी शुरुआती जो जानकारी है वो पढ़ ली। अब शासक बनने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस जगह को, किस स्थल को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसका शासन संचालित दिल्ली के ऊपर लाहौर पाकिस्तान से हुआ करता था। तो राजधानी पूछ ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर बताई जाती है। क्या बताई जाती है? लाहौर बताई जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, यह जब समय मिलता था तो अपने दरबार के अंदर उत्कृष्ट विद्वानों को भी यह संरक्षण देता था। तो इसके दरबारी विद्वान कौन कौन से बताए जाते हैं? सुनिए आप। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान जो बताए जाते हैं, इनमें सर्व प्रमुख जो विख्यात जो दरबारी विद्वान बताया जाता है वो बताया जाता है हसन निजामी। हसन निजामी दरबारी विद्वान बताया जाता है। हसन निजामी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी लिखा और जालोर दुर्ग के बारे में भी हसन निजामी ने भी लिखा था। हसन निजामी जालोर दुर्ग के बारे में लिखता है, सुवर्णगढ़ के बारे में लिखता है कि जालोर दुर्ग के दरवाजे कोई भी खोलने में सक्षम या सफल नहीं हुआ था। ये कौन लिखता है? हसन निजामी लिखता है। बात पूछ ले अगर हसन निजामी के ग्रंथों की, तो हसन निजामी ने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं इसमें सफरनामा, हिंदुस्तान नामा, यजीद नामा आदि हसन निजामी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर गुरु का नाम पूछ लिया जाए, आध्यात्मिक सूफी संत के बारे में, जो सूफी संत हुआ करते थे उनके बारे में अगर जानकारी पूछी जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम बताया जाता है आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बताया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम। अब गुरु जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बताए जाते हैं, इनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में मेहरौली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार का निर्माण किस मस्जिद से प्रेरित होकर करवाया गया? तो अफगानिस्तान के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है जाम की मस्जिद। जाम की मस्जिद से प्रेरित होकर कुतुब मीनार का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और साथियों, अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने मेहरौली नगर की स्थापना की थी, तो उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक बताया जाता है। बात कर लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार जो है, यह कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं हम। कुतुब मीनार के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण जाम की मस्जिद से प्रेरणा लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। हालांकि ये 5 मंजिला इमारत बताई जाती हैं, लेकिन जरूर ध्यान रखना, ये जो मंजिल बताई जाती है कुतुब मीनार के नाम से जानी जाती हैं, यह ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार बताई जाती है। ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार के नाम से जानी जाती है। 5 मंजिला ये निर्माण है। इसमें इस स्ट्रक्चर का अर्थात इस मीनार का जो शुरुआती निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। और अचानक से कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इस मीनार का जो निर्माण है, बाकी बचा कुचा जो निर्माण है, वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है।
टोटल 5 मंजिला है। तो पहली मंजिल का निर्माण ऐबक के द्वारा, बाकी 4 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता, लेकिन 5वीं और सबसे ऊपरी जो मंजिल है ये बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसका निर्माण तुगलक वंश के शासक बताया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस मंजिल का निर्माण करवाया गया। 5वीं मंजिल का निर्माण, तो 5वीं मंजिल निर्माण फिरोज शाह तुगलक, 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश और पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। बात अगर इस कुतुब मीनार की ऊंचाई की करें साथियों मीटर में, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई जो बताई जाती है यह 72.5 मीटर बताई जाती है। फिट के अनुसार अगर देखा जाए तो 237.86 फिट बताई जाती हैं ये मीनार। और अगर इसकी सीढ़ियों की बात करें तो 379 सीढ़ियां बताई जाती हैं इस मीनार की, और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत या विश्व धरोहर के रूप में भी इसे शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ लेते हैं और जानकारी क्या क्या पढ़ने को मिलती है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सुनिए आप साथियों, यह जो चैप्टर चल रहा है इससे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप IPS हो, RS हो या फिर राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित या फिर निकाले गए जितने भी वैकेंसीज हैं उसकी भी बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सवाल एक भी इसमें से लीप होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु के बारे में बात कर ली। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अन्य जो निर्माण कार्य करवाए गए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ये सवाल कई बार पूछा गया। साथ ही इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में स्थित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सवाल कई बार पूछा गया कि इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है, तो सुनिए आप, ना कि इसका निर्माण 2.5 दिन के अंदर हुआ चूंकि ये बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर पंजाब शाह नामक पीर का 2.5 दिन का उर्स यानी मेला लगता है, जिसके कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाता है, जो किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह इसे इब्तियात करवाया गया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब 2.5 दिन के झोंपड़े की अगर ऐतिहासिक जानकारी बात करें तो हमें जानकारी लेनी पड़ती है चाहमान यानी चौहान वंश की। तो चौहान वंश के अंदर एक शासक हुआ था जिसका नाम विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसको विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत के बहुत ही नामी गिरामी विद्वान हुए थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर एक नाटक रचा जिसका नाम था हरिकेली नाटक को उत्कीर्ण करवाया था इस संस्कृत विश्वविद्यालय के चारों तरफ, जिसको भग्न अवशेष में तब्दील करके इसे टूटा फूटा 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाकर रख दिया। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो बताया जाता है इसकी और उपलब्धियां क्या देखने को मिलती हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये एक दास था शुरुआती, मैंने पहले भी बता दिया आप। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद में कभी भी अपने नाम का कभी खुतबा नहीं पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के जारी किए, अर्थात उसे अपने दास होने की मर्यादा हमेशा याद रही। लेकिन बात करें अगर उनकी मृत्यु की, तो 1210 ईस्वी में चौगान का अर्थ होता है आधुनिक पोलो गेम जो खेलते हैं, आधुनिक पोलो या फिर चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में जो जितने भी हम सल्तनत काल पढ़ते हैं, सल्तनत काल के 5 वंश पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं, जितने भी शासक बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट, अक्सर इनके मकबरे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। वह कौन सा मकबरा है जो बिना छत के हैं, वह कौन सा मकबरा है जो 2 गुंबदीय है, वह कौन सा मकबरा है जो गुंबदहीन है, ऐसे वह कौन सा मकबरा जो पिरामिड नुमा बना है, ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे के बारे में। तो मकबरा कहाँ स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बताया जाता है अनारकली बाजार, लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर स्थित बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है, पाकिस्तान के अंदर स्थित बताया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली। बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो
उत्तराधिकारी बताया जाता है इसे आराम शाह के नाम से जाना जाता है। आराम शाह, जैसा नाम वैसा काम, इसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया अमीर तुर्कों के द्वारा, लेकिन आराम शाह अनुभवहीन और अयोग्य शासक साबित हुआ, जिसको पदच्युत कर दिया है इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसे बंदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इल्तुतमिश ने मौका पाकर आराम शाह को पदच्युत करके दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासक बन बैठा, जिसे भारत का सल्तनत कालीन पहला सुल्तान कहा जाता है और इसे सल्तनत काल या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, हमने गुलाम वंश की शुरुआती ऐतिहासिक जानकारी साथ ही हमने संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, आराम शाह के बाद में अगला गुलाम वंश का शासक कौन हुआ उसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं। तो बात करते हैं हम इल्तुतमिश के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो प्रभावशाली शासक बना है गुलाम वंश का, उसका नाम इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। अब इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं, चूंकि इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास बताया जाता है। सुनिए आप इल्तुतमिश के बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी। तो सर्वप्रथम इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं कि कितने समय तक इन्होंने शासन काल किया। तो 1210 से लगाकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया और आराम शाह को पदच्युत करके ये राजगद्दी हासिल की। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश जो है ये था कौन, तो सुनिए आप, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और शमसी वंश का शासक बताया जाता है, जिसे ऐबक ने बंदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। गवर्नर सर्वेसर्वा होता है एक क्षेत्र का जो सल्तनत कालीन पद हुआ करता था। बंदायूं का गवर्नर उसे नियुक्त किया तथा अमीर ए शिकार का प्रमुख जो पद है उसे नवाजा गया, पद पर आसीन किया गया। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में जो उपलब्धियां हमें पढ़ने को मिलती है वो कौन कौन सी, कि अगर बात करें कि भारत में मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश किसने किया था, तो भारत में मुस्लिम सत्ता का जो है श्री गणेश करने वाला इल्तुतमिश बताया जाता है, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। और बात करें अगर इनकी उपाधि की, तो शासक बनने के बाद में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि अंगीकार की, जो पहला शासक बताया जाता है। इनके नाम प्रसिद्ध जो युद्ध हमें देखने को मिलता है वो कौन सा युद्ध बताया जाता है, सुनिए आप। इनके नाम जो प्रसिद्ध युद्ध हमें देखने को मिलता है ऐतिहासिक युद्ध, उसे तराइन तृतीय के नाम से जाना जाता है, जो 1215 से 16 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश व गजनी का शासक एल्दोज आमने सामने हुआ। यह गजनी से निकला है, पाकिस्तान स्थित बहुत सारे एरिया को जीतते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तराइन तृतीय के युद्ध के अंदर ऐबक ने इसे पटकनी दी, बंदी बनाया और बंदी हालत में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश के नाम एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि हमें देखने को मिलती है, वह यह बताई जाती है कि इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान, जिसका वास्तविक नाम तेमुजीन बताया जाता है, जो मंगोल का शासक बताया जाता है, मंगोल था। साथियों और बता देता हूं कि मंगोल आक्रमणकारी अगर कहीं पर भी आक्रमण करते थे तो इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ जहां पर उनका आक्रमण होता था वहां मंगोलों के द्वारा कुत्ते बिल्लियों को भी जीवित नहीं छोड़ा जाता था। तो एक समय ऐसा अंदेशा आया कि भारत के ऊपर मंगोलों का आक्रमण होने वाला है, लेकिन अपनी कूटनीति के जरिए इल्तुतमिश ने इस आक्रमण को टाल दिया। बात बताई जाती है कि चंगेज खान ख्वारिज्म के सुल्तान जो राजकुमार बताया जाता है, मांग बरनी बताया जाता है, जलालुद्दीन मांग बरनी उनका नाम बताया जाता। तो मांग बरनी का पीछा करते करते जब मांग बरनी इल्तुतमिश के सल्तनत में प्रवेश कर दिया और इल्तुतमिश की सल्तनत में प्रवेश करने के बाद में हेल्प मांगी, सहायता मांगी है इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश ने मांग बरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण
भारतवर्ष को मंगोलों के आक्रमण से क्या सुरक्षित रख दिया है। नहीं तो भारत के अंदर भी स्थिति वो हो जाती जो आधुनिक चीन के अंदर देखने को मिलती है। चीन, जिसे विश्व के अंदर खरबूजा कहा जाता है, जिस पर सर्वाधिक विश्व अनेक देशों ने आक्रमण किया था, और इन आक्रमणों से परेशान होकर चीन के शासकों ने यहाँ पर चीन के स्थलीय मार्ग के अंदर एक बहुत बड़ी वॉल यानी दीवार का निर्माण करवाया, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइनीज, चीन की विशालतम दीवार के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश की उपलब्धियों के अंदर प्रसिद्ध युद्ध हमने पढ़ लिया है। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के नाम। जो इल्तुतमिश जो हैं इनके नाम और एक जानकारी बताता हूं मैं आपको कि 1234 से 35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिलसा के हिंदू मंदिर व उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर को अच्छी तरह से लूटा और उसे भग्न अवशेष यानी ध्वस्त करके रख दिया। ये जानकारी भी हमें इतिहास के अंदर पढ़ने को मिलती है। आगे जानकारी बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश के नाम सबसे प्रसिद्ध जो जानकारी देखने को मिलती है उपलब्धियों में आप देख सकते हो आप कि इल्तुतमिश ने संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर शासन संचालित करने के लिए 40 दासों का एक समूह बनाया, जिसे तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तुर्क गुलामों का एक समूह बनाया, जिसे 40 ग्रुप भी कहते हैं, 40 समूह भी कहते हैं। तुर्कान ए चहलगानी भी जिनका निर्माण किया, और इसी समूह का एक दास बताया जाता है बलबन, जिसे बलबनी वंश का शासक कहा जाता है। और इस समूह का जो निर्माण किया है इल्तुतमिश ने, निर्माण करने का, स्थापना करने का औचित्य बताया जाता है भारत के अंदर संपूर्ण शासन को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। तो तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश, अगर पूछ ले कि तुर्क ए चहलगानी जो समूह है इसे नष्ट किसने किया था, तो नाम आता है बलबन का नाम। अब हम बात कर लेते हैं 2 से 4 इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखने को मिलती है, जिससे सवाल निकलकर सामने आते हैं इल्तुतमिश से संबंधित। तो भारत में गुंबद निर्माण का प्रचलन किसने शुरू करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। भारत में स्थापत्य कला के अंदर जो गुंबद निर्माण है इसका पितामह कहलाता है इल्तुतमिश, और इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन की कब्र जो है इसके ऊपर सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनवाया। अगर बात करें सिक्कों की, तो इल्तुतमिश ने शासक बनने के बाद में चांदी का टंका व तांबे का जितल का प्रचलन अपने साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शुरू करवाया था। और एक जानकारी बता देता हूं, जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर को फतेह किया, जीत लिया है, तब ग्वालियर विजय के बाद में इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन और एक जानकारी बता देता हूं कि जो टंका हमने अभी पढ़ा था, चांदी का जो सिक्का बताया जाता है, इसके ऊपर बेटी रजिया सुल्तान का चित्र अंकित करवाने वाला जो शासक बताया जाता है वो इल्तुतमिश बताया जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अंदर इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया है, शुरू किया था। इक्ता प्रणाली यह एक संगठित सेना हुआ करती थी जो शासक को सुरक्षा प्रदान करती थी, जो किसानों से संबंधित भी बताई जाती हैं। आगे इसकी विस्तृत चर्चा हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ही वह शासक बताया जाता गुलाम वंश का जिसने सुल्तान पद को वंशानुगत बना दिया कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, यानी वंश से रिलेटेड ही राजा बनेगा। सुल्तान पद को वंशानुगत बना दिया है किसने? इल्तुतमिश ने। और एक उपलब्धि जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, जो कुतुब मीनार से संबंधित बताई जाती है, 4 जो मंजिल हैं उसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। एक मंजिल जो है ये बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका फिरोज शाह तुगलक ने पुनः निर्माण करवाया था। और आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में। इनका मकबरा कहाँ पर बताया जाता है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो सुनिए आप कि कुतुब मीनार के समीप ही इनका मकबरा बनवाया गया, कब्र बनवाई गई। और ये जो मकबरा बना है बिना छत का मकबरा है। बिना छत का मकबरा, हालांकि मकबरा बनाया गया था, लेकिन मकबरा जो बनाया गया था इनका कब्र के ऊपर, इनकी छत क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई, नीचे गिर गई। वैसे शासकों ने कई बार प्रयास भी किया वापस बनाने का, लेकिन फिर भी ये छत नहीं रही थी। तो बिना छत का जो मकबरा है वो इल्तुतमिश का बताया जाता है। और इनका अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो इनका उत्तराधिकारी जो बना, हालांकि इन्होंने तो रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन रुकनुद्दीन को उत्तराधिकारी बना दिया है
तुर्क अमीरों के द्वारा, लेकिन इल्तुतमिश की जो पत्नी बताई जाती हैं उसका नाम बताया जाता है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान बहुत ही आप मतलबी जो औरत बताई जाती हैं। शाह तुर्कान ने पुत्र रुकनुद्दीन को पद से च्युत करके, पद से हटा करके बेटी रजिया सुल्तान को शासक बनाया था। तो साथियों, हमने गुलाम वंश पार्ट फर्स्ट के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की सविस्तार जानकारी पढ़ी, साथ ही हमने इल्तुतमिश का संपूर्ण ऐतिहासिक वृत्तांत भी हमने पढ़ लिया। हम पार्ट 2 के अंदर रजिया सुल्तान है, बहराम शाह है और इसके अलावा ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। साथियों, मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट्स और शेयर भी जरूर करें। और साथ ही आगामी क्लासों के अंदर हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं क्विज कॉन्टेस्ट, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी के अंदर संपूर्ण 4 चांद लगा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। धन्यवाद।